हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी रिसर्च, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। मैं विपुल, और आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक और अमेजिंग वीडियो, जहां पे आपको देखने को मिलेंगे आईपीएस पीओ के टॉपर, जो कि अपने बताएंगे, शेयर करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी, उनके जर्नी में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आए, उन प्रॉब्लम्स कैसे ओवरकम किया उन्होंने, उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी। सेक्शन वाइज हर एक स्तर के बारे में जानेंगे, इंटरव्यू से लेकर के प्रीलिम से लेकर के मेंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सब कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा और उसे फॉलो कीजिएगा। लेट्स वेलकम आईपीएस टॉपर सत्यम। हेलो, क्या हाल चाल है? हेलो सर। गुड इवनिंग। कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है सर। आप बताइए, आप कैसे हैं? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो सिलेक्शन की खुशी कैसी है, ये बताओ पहले। सर बहुत अच्छा लग रहा है। बस अच्छा ही लग लाइक रहा है? सेलेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि ट्राई कर रहा था मैं बहुत टाइम से कि हो जाए कहीं पर। तो इसमें फाइनली हो गया। ओके, बधाइयाँ, बहुत सारी, ढेर सारी बधाइयाँ आपकी, आपके परिवार थैंक को। यू सर। एंड आई थिंक आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप तैयारी कब से करते आ रहे हो? सर मैंने इसका जो बैंकिंग का है, वो लास्ट ईयर भी दिया था। लाइक 22 में मैंने ऐसे ही दिया था, मतलब कि वैसा कुछ खास प्रिपरेशन था नहीं। तो लाइक हो गया, मतलब 1.5 साल आप बोल सकते हो। घर का माहौल कैसा है? जी सर, घर में सर बहुत खुश है, मतलब सब लोग, है ना। मतलब पेरेंट्स भी खुश हैं और रिलेटिव्स सभी अच्छा लोग। ये अच्छा ये मुझे बताओ, जब रिजल्ट आया और जब तुमने रिजल्ट जी सर। चेक किया, तुमने मुझे अपना इसमें भेजा कि सर ये कंफर्म सिलेक्शन है कि नहीं है। क्या ये हाँ क्या सर, था, मैंने भी। मतलब ये क्या था? मतलब समझ में नहीं आ रहा था, क्या पे कुछ बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने कर लिया है क्रैक? क्या लग रहा था ऐसा? सर एक्चुअली वो जो ऐसे उस टाइम ऐसा जब उत्सुक था ना मैं, मतलब एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था कि लिखा हुआ क्या है वहाँ, कि रिजर्व लिस्ट में तो नहीं हो गया मेरा, ऐसा मुझे लग रहा था। ओके ओके, गुड। लेकिन क्योंकि आपका फाइनल कंटिन्यूअस सिलेक्शन। में देख रहा था कि फेलियर ही हो रहा है, और अचानक से ऐसा होता है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है उस टाइम। और और आपने मुझसे पूछा कि सर मैं घर में लोगों को बता दूं कि मैं सिलेक्शन हो गया है। हाँ हाँ जी तो सर, ऐसा जब ही हुआ जब था। आपने बताया अपने पेरेंट्स को, तो उन्होंने क्या बोला? क्या रिएक्शन था उनका? तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, मतलब कि वो लोग भी खुश थे उनके, मतलब लाइक थोड़ा सा घर में इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज हो गया उसके बाद से, पॉजिटिव हो गया सब कुछ। यस यस, गुड। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने अब तक जितने भी बैंक एग्जाम दिए हैं, कितने एग्जाम्स में आप फेल हुए हो? लाइक सर इसके पहले 5-6 एग्जाम तो दिया ही था मैं। तो सब में तो लाइक फाइनल में आके ही रुकता था मैं, है ना। तो ये पहला ही एग्जाम है जो क्लियर हुआ है। अच्छा, तो मतलब मेंस आपका क्लियर हो जाया था। जैसे कि मैं भी देख पा रहा हूँ कि हाँ सर, इस मेंस हो ईयर, गया था। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि एसबीआई पीओ आपने इंटरव्यू दिया है, सेकंड आईडीबीआई का आपने हम्म। इंटरव्यू दिया है, आईपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा और कौन हाँ कौन से सर। एग्जाम के आपने इंटरव्यू दिए हैं इस बार? सर इस बार यही 3 का था। और आगे देना है, लाइक यूआईसी मेरा निकला हुआ है तो उसका भी इंटरव्यू है। उसका बाकी भी देखते इंटरव्यू हैं है? उसका। ओके। यस सर। तो बाकी एग्जाम में क्या रिजल्ट रहा आपका? सर आरआरबी में थोड़ा रह गया था मेरा। आरआरबी मैंने दिया था तो प्रीलिम्स रह गया था उसका। बाकी तो फाइनल में ही आके रुका हूँ। ओके, आरआरबी आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, और उसके बाद सीधा आप पहुंच गए इंटरव्यू लेवल तक आराम से। जी एसबीआई सर में जी। सिलेक्शन नहीं हो पाया। नो सर। ओके, तो फाइनली आपका उसमें आईपीएस सर पीओ थोड़ा में हो। सा मेरा। जी सर। तो मुझे ये बताओ कि जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स दे रहे थे कंटिन्यूअसली आप, तो जब सिलेक्शन नहीं होता है तो काफी निराशा लगती है, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। लाइक आपने बताया आरबी में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, और फिर नेक्स्ट एग्जाम आपका आईपीएस पीओ या एसबीआई पीओ, प्रीलिम्स में सब कुछ क्लियर कर लिए, तो जो क्लियर नहीं होना एग्जाम का और फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट करना, ये प्रोसेस कितना फास्ट था और कितना आपने जल्दी कर लिया इसे? सर लाइक जब हमारा एग्जाम नहीं होता है, जब हम मेहनत करते हैं कि अ, हो जाए हमारा, नहीं होता है तो उस टाइम सर थोड़ा सा तो बुरा तो लगता ही है। क्योंकि
कोशिश तो हमारा ये रहता है कि एग्जाम हो जाए, लेकिन उस टाइम हम लोग को ये सोचना है कि यार जो भी हमने मेहनत किया है उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही। और जहाँ पे हमने गलती किया उसको हमको सुधारना है। वो जो वीक पॉइंट है उसको एनालाइज करना है, क्योंकि समझ तो आ ही जाता है ना एक एस्पिरेंट को कि कहाँ गलती हो रहा है हमसे। तो सर उसी को उस तरह से लेना है, पॉजिटिवली लेना है। जी सर। ओके। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका आपका हमेशा से एटीट्यूड कैसा रहा, पॉजिटिव रहा है कि हर चीज़ों को पॉजिटिव लेना है, मिस्टेक्स हैं उसको एनालाइज करके आगे बढ़ना है। तो कभी भी ऐसा लाइफ में हुआ होगा आपके कि आपको अब लगा होगा कि नहीं, बैंक एग्जाम इस समय तक देखेंगे, इतने साल तक देखेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर छोड़ देंगे तैयारी करना, ऐसा कभी मन में आया क्या? हाँ जी सर, इसी बार के लिए आ रहा था ऐसा कि मैं देख रहा था, मैं रिज्यूमे भी अपलोड कर रहा था प्राइवेट कंपनीज में कि अगर यहाँ नहीं होता तो फिर कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, कितना टाइम देंगे इधर पे। तो ये मैं लास्ट अटेम्प्ट ही सोच के चल रहा था माइंड में। इसलिए पूरा था भी कि नहीं, इस बार निकालना ही है, अगर करना है इसमें तो ये था गुड। मेरा। ये आपका जो स्ट्रेटजी रहा है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, तो बैंक एग्जाम में सभी का सिलेबस बिल्कुल सिमिलर सा ही होता है, बस थोड़ा सा पेपर के लेवल का जी। अप डाउन होता है। और बहुत सारे सर पढ़ने होते हैं यहाँ पे, क्वांट, इंग्लिश, ये, और आरबी में कंप्यूटर ही पढ़ना होता है। आपने आरबीआई भी दिया था आई थिंक, वहाँ भी कंप्यूटर पढ़ना होता है। तो इन सब सब्जेक्ट को कैसे आप मैनेज करे थे? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सुबह से लेकर के रात तक का समय हो, 24 आवर का समय सभी के पास होता है, 24 आवर में मैनेज कैसे करे सभी टाइम को? सर मैं जैसा करता था कि मैं प्रीलिम्स और मेंस होता है तो मैं दोनों को कंबाइन लेके ही चलता था, कोई अलग अलग प्रिपरेशन नहीं होता है दोनों का। और जो सब्जेक्ट है सर सभी को आपको इक्वली स्टार्टिंग से ही लेके चलना है, लाइक नोटिफिकेशन के टाइम से ही आपको सारा सब्जेक्ट को पढ़ना है, चाहे जीए हो, कंप्यूटर हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जो भी हो। तभी आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे, क्योंकि फाइनल में आके क्या होता है कि एक दो नंबर से ही आदमी रह जाता है। तो आपको सब कुछ लेके चलना है। तो रूटीन आपको ऐसा बनाना है, सबका अपना अपना होगा। जैसे मेरा था कि मैं इंग्लिश में मैं खाली मॉक लगाता था, और क्वांट का मैं आपकी क्लास देखता था, बाकी कुछ एजुकेटर्स थे उनका देखता था, मॉक लगाता था। तो उसी तरह हर सब्जेक्ट को मैंने इक्वली टाइम दे के रखा था। और डिस्क्रिप्टिव को भी आपको लेके चलना है, क्योंकि उसमें ही बहुत लोग रह जाते हैं। तो सभी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। Now discuss about the different sections. Which one was your weakest section among all the 5 sections? सर मेरा वीकेस्ट था सर, जीए ही लगता है मेरे को, जनरल अवेयरनेस, कि वही सबसे वीक था। और एक इंग्लिश भी वीक था मेरा, लाइक कम्युनिकेशन भी वीक है, और वो भी वीक था मेरा एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन। तो ओके। वही मेरा वीक था ये दोनों। तो जो मैं देख पा रहा था कि इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने किया, वहां पे आपको कई बार दिक्कत आ रही थी, इंग्लिश को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के। एंड जो आपने फिर से इंटरव्यू दिया उसमें आपने बहुत सडनली कुछ ही टाइम के बीच में आपने बहुत इंप्रूवमेंट करी। उसके बाद थोड़ा सा बताओ सभी लोगों को, वो आपने कैसे किया था? लाइक से मैंने इंटरव्यू के लिए तो आपका कोर्स लिया था, जो आपने लॉन्च किया था आई एसबीआई के टाइम पे, जीडी और जी और इंटरव्यू का कंबाइंड बैच। तो वहां से मुझे हेल्प मिला था, और मैंने आपसे पूछा भी था कि सर इंग्लिश में दूं या हिंदी में दूं, तो आपने बोला कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, लाइक कम्युनिकेशन के लिए आप जिसमें कंफर्टेबल हो, अगर हिंदी में हो तो उसी में दो। तो मैंने भी हिंदी में ही दिया था। और जब मैं पहला इंटरव्यू दिया था तो थोड़ा सा तो मेरा कमजोर था ही वो वाला कम्युनिकेशन, या फिर प्रिपरेशन अच्छा नहीं था। फिर आपसे जो फीडबैक मिला था उससे मैंने इम्प्रूव किया उसको, अपने प्रोफाइल को, और जो भी मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था। तो वो जो आपने जो इम्प्रूवमेंट किया, वो इम्प्रूवमेंट मुझे देख के काफी अच्छा लगा कि बहुत कम समय था, आई थिंक 5 to 6 डेज का समय आपने लिया था, फर्स्ट मॉक इंटरव्यू और सेकंड मॉक इंटरव्यू के बीच में। उस पांच हाँ से सर, छह हाँ दिन सर। आपने ऐसा कैसे कर लिया? आप आउट ऑफ 10 5 पे थे, पहुंच गए सीधे 9 पे, इतना लेवल हाई कैसे कर लिया आपने? सर एक्चुअली मेरा जो मेन जो मेरा वीक था इंटरव्यू में, अगर मैं नॉलेज में देखूँ तो नॉलेज गैप मेरा ग्रेजुएशन का जो मेरा सब्जेक्ट था कॉमर्स का, उसके वजह से ही आ रहा था। तो मैंने 11 12 का जो भी था मेरा अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स का, उसको मैंने बेसिक रिवाइज कर लिया। प्लस करंट अफेयर्स मैंने कुछ नहीं पढ़ा था उस टाइम तक, तो उसका मैंने पढ़ा जो भी करंट इशू चल रहा है। और जो एचआर क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने बताया था कि कभी भी किसी एक पार्टी का सपोर्ट नहीं करना है, या फिर बायस्ड व्यू नहीं देना है, वहाँ पे न्यूट्रल रहना है। तो उस तरह से मैंने अपने थॉट प्रोसेस को, मैं सोचता था कि यार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बोलना है वहाँ पे जा करके।
तो उस तरह से मैंने माइंड में ही अपना प्रैक्टिस कर रहा था। ओके, गुड। तो अब बात करते हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके वीकेस्ट सेक्शन से, जनरल अवेयरनेस से। तो बताइए उसकी क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी। सर जनरल अवेयरनेस का मैं जो करता था वो मैं डेली पढ़ता था, मतलब डेली क्लास में लेता था। एक सर हैं GAY पीयूष सर करके, उनके मैं क्लासेज को डेली देखता था और वहां से मैं नोट्स बना लेता था, मैं रिकॉर्डिंग ही देखता था वहां पे। और एक करंट अफेयर्स का PDF अफेयर्स क्लाउड में फॉलो करता था। और एक प्रैक्टिस मॉक आता है, उसके डेली उसमें वीकली भी जाता है, तो उससे भी मैं करता था। तो इस तरह से मैंने इम्प्रूव किया था और अच्छा स्कोर भी आया मेरा IPS में। यस, मैं देख पा रहा हूँ आपके स्कोर आई थिंक 18 आउट ऑफ हाँ 40। सर। तो आई थिंक पेपर हाँ काफी सर टफ था। 18। 18 स्कोर इज आउटस्टैंडिंग। और जो आप बता रहे हो यस सर। प्रैक्टिस मॉक के बारे में, ये मैंने भी कई बार बताया है अपने स्ट्रेटजी वीडियो में। हाँ सर, लास्ट आपने भी टाइम पे, बताया था अपने। लास्ट को 7 डेज का समय जो होता है उसमें आप कुछ नहीं पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ मॉक करो। मतलब प्रैक्टिस करो क्विज के फॉर्म में, जहाँ पे ऑप्शंस के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। एंड प्रैक्टिस मॉक पे ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती है, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं काफी डीप क्वेश्चन पूछते हैं। और एक वीक के आई थिंक 100 क्वेश्चन होते हैं शायद, हर वीक में हाँ सर, 100 होते 100 हैं। क्वेश्चन होते हैं, उसमें ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग कवर हो जाते हैं जो भी बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो रिवाइज जी करने के सर, मुझे डिटेल एक में बेस्ट रहता है। सोर्स लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो आप जीए के नोट्स बनाए थे, नोट्स कैसे बनाते थे। सर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे फैक्चुअल पॉइंट ही पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। जैसे डेटा हो गया कि यार कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, या फिर किसी स्कीम में अलॉटमेंट हुआ है तो कितना परसेंट का हुआ है, कितना अमाउंट का हुआ है। कोई स्कीम एक्सटेंड हुआ है तो शुरुआत कब हुआ था उसका और कितने टाइम के लिए एक्सटेंड हुआ। तो ऐसा जो फैक्चुअल डेटा है, पूरा नहीं लिखना है कि पूरा न्यूज ऐसा लिख रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बुलेट पॉइंट करके आप बना सकते हैं कि बाद में रिवीजन में आपको थोड़ा सा कन्वीनियंस। तो उस तरह बेसिकली से। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो चीज जो कि जनरली याद नहीं रहती हम भूल जाते हैं, लाइक डेटा। बजट में इतना करोड़ हम्म। अलॉटमेंट हो गया, इतना परसेंट इंक्रीज हो गया, जो डेटा याद नहीं रहता उसे आप नोट कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको दोबारा रिवाइज करना हो तो इसी। कुछ रिवाइज कर पाओ। दैट्स वेरी गुड, हाँ क्योंकि सर। नोट्स अगर बनाने जाओगे इतने सारे क्वेश्चन इतने सारे न्यूज होते हैं, नोट्स बनाते आपके 1 महीने बीत जाएंगे। तो अगर हम लोग हाँ सर, हाँ, बेटर बहुत ज्यादा न्यूज है। हाँ एक स्मार्ट वे में अगर उसे यूज करते हैं जो आप बता रहे हो, दैट इज वेरी कम्प्लीटली गुड एंड कम्प्लीटली वेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी। यस। नेक्स्ट मूव करते हैं रीजनिंग सेक्शन की तरफ। रीजनिंग को बताना कैसे आपने जी किया। सर। सर रीजनिंग में मेरा था कि मैं एक सर को फॉलो करता था, उन्हीं के क्लासेज में लेता था। संजय सर हैं, आर्ट ऑफ रीजनिंग चैनल है उनका। तो उनके मैं क्लासेज करता था और मेरा पूरा प्रिपरेशन वहीं से हुआ था, मतलब रीजनिंग का और CR का जो भी था सब वहीं से मैंने किया था। और मॉक लगाता था, वहां से प्रैक्टिस करता था। अच्छा, आपके स्कोर में देख पा रहा हूँ 9.75 है। आई थिंक दिस टाइम रीजनिंग वाज अ टफर सेक्शन अमंग ऑल द हाँ सर, सेक्शंस। बहुत ज्यादा टफ। जी सर। 9.75 इज अ गुड स्कोर आई थिंक। यस सर। तो इसमें मुझे बस ये बताना, क्योंकि मैं हर एक टॉपर से ये पूछता हूँ, अ, जो लॉन्ग लॉन्ग लेंदी पजल्स आते हैं स्पेशली इन मेंस एग्जाम, और मेंस एग्जाम में आपका क्या अप्रोच होता है कि आप अगर 3 4 पजल आ रहे हैं कम से कम एक पजल भी कर जाओ। सर मेरा मानना है कि रीजनिंग जो आता है मेंस में, खास करके IBPS PO मेंस या फिर SBI PO मेंस, वहां पे आपको क्वेश्चन को छोड़ने आना चाहिए कि लाइक कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। क्योंकि बहुत लंबे पजल आते हैं, अगर आप एक पजल को बनाने बैठोगे और मेरे से नहीं बना वो, तो मेरा तो पूरा टाइम चला गया वहाँ पे। तो मिसलिनियस को पहले करते थे हम, और उसके बाद फिर CR को किए, और फिर अगर टाइम बचा तो छोटे पजल्स को हम उठाते थे वहाँ पे, और उसके बाद उसको अप्रोच करते थे। मतलब साइज उस तरह देख से। करके, साइज के अकॉर्डिंग या फिर अपने हाँ कॉग्निटिव सर वो। व्यूज के अकॉर्डिंग आप पजल को हाँ यूज सर। करते थे, यस, सॉल्व करते थे। और प्रैक्टिस के साथ साथ समझ भी आ जाता है कि कौन सा पजल हमारे लिए बन सकता है मेरे से, या फिर वो चीज यस, प्रैक्टिस से आ भी जाती यस गुड। प्रैक्टिस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहीं से एनालाइज कर पाते हैं हम लोग कि इस पजल में दिक्कत आ रही है। इस टाइप के पजल्स एग्जाम में आते हैं तो काफी टिपिकल हो जाते हैं, इस टाइप के पजल काफी है। जी डुएबल हो सर। जाते हैं। ये प्रैक्टिस, तो जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं सुन लो ध्यान से, प्रैक्टिस इज द की ऑफ एवरीथिंग। फॉन्ट की बात करें, रीजनिंग की बात करें, हर एक चीज की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप हर चीज को एनालाइज कर पाते हो, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है। वहां पर अगर आप चाहोगे कि हम ट्राई करके चेक करें ये वाला हो जाएगा,
ये क्यूट पजल है ये हो जाएगा, ये ब्यूटीफुल पजल है ये हो जाएगा, तो वो मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीज आपको मॉक में अपने प्रिपरेशन में प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि आप फाइनलाइज जब जा रहे हो मेंस एग्जाम में, वहां पे आपको पता होगा कि अगर ये मैं पिक कर रहा हूँ तो 90% चांस है कि मेरे हो जाएंगे, और ये मैं अगर छोड़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि 90% चांस है कि ये पजल सॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, दैट्स यस सर। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी परफेक्ट, आपने काफी अच्छा बताया। नेक्स्ट मुझे ये बताना, क्या रीजनिंग में कोई नोट मेकिंग ऐसा कुछ करते थे क्या? नो सर, मैंने स्टार्टिंग में कुछ नोट्स बनाया था, लेकिन होता क्या है कि प्रैक्टिस के साथ आपको पूरा याद हो जाता है कि जैसे सिलॉक्स का कुछ रूल है, तो आपको याद हो जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे होता है ये चीज। तो नोट्स अच्छा, का फिर कोई ज्यादा। अच्छा हाँ ये बताओ, साइलॉग या सॉल्व कैसे करते हो? वेन डायग्राम मेथड से, या फिर बस आंखों से देखा टिक? सर मेरे हिसाब से तो वेन डायग्राम ही अच्छा मेथड है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो श्योरिटी भी चाहिए कि मैं अगर बना रहा हूँ तो इसमें नेगेटिव नहीं लगना चाहिए। अब मेंस में क्या होता है, ट्रिक काम नहीं करता है। तो जैसे मेंस में आपका रिवर्स सिलॉक्स आ जाएगा, कोडेड आ जाएगा, तो वहां पे आप देख के कैसे बनाओगे? तो आपको वेन डायग्राम से ही बनाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। गुड, गुड। और अच्छा, एक चीज मैं भूल गया पूछना, जनरल अवेयरनेस में आप कितने मंथ के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किए थे? सर अगर रिसेंट ट्रेंड को देखें तो जितना मैंने एग्जाम दिया, क्योंकि बहुत सारे मेंस मैंने दे रखे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं जो था वो 3-4 मंथ का तो करता था। कम से कम 3 मंथ का तो आपको अच्छे से करना है, और उसके पीछे आप जितना जा सको, 4, 5, 6। 6 तो बोलते हैं सब लोग, टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं कि 6 मंथ का होना चाहिए, लेकिन मैंने 3-4 का ही किया था, क्योंकि और टाइम था बेसिकली नहीं मेरे पास। बेसिकली एक चीज और होती है ना, जैसे कि आप कंटिन्यूस एग्जाम दे रहे हो, आरबीपीओ आपने दिया, फिर आईपीएस दिया, फिर एसबीआई दिया, तो आपने आरबी किया प्रीवियस 3 मंथ, फिर एसबीआई के लिए प्रीवियस 3 मंथ, तो 3 मंथ और ये 2 मंथ, ये 5 मंथ आपके हो गए। और फिर आपने आईपीएस दिया, तो मान लो आगे पीछे एग्जाम है तो एक मंथ और, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में 5-6 मंथ के करंट अफेयर्स आराम से हो जाते हैं। हाँ, लेकिन फोकस रिविजन टाइम पे प्रीवियस 3 to 4 मंथ आई थिंक सफिशियंट होता है। अच्छे से करना चाहिए, उसे बार बार करना चाहिए, ताकि वो चीज रिटेन रहे माइंड में और हम लोग अटेम्प्ट कर पाए। सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? हाँ सर। हाँ सर, बिल्कुल। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इंग्लिश सेक्शन की तरफ। इंग्लिश में आपके स्कोर है 17.50। हाँ कितने सर, क्वेश्चन किए थे थोड़ा इंग्लिश में? कम है इसमें। हाँ सर, मैंने अराउंड 35 के लगभग किए थे, नेगेटिव बहुत लग गया इसमें। ओके, फिर भी स्कोर तो अच्छा है, स्कोर खराब नहीं है। कैसे हाँ किया बताओ, क्या स्ट्रेटजी थी इसमें? सर, इसमें मैंने मॉक के थ्रू ही किया था, और मेरा जो था कि मैं ज़्यादा रीडिंग पे ही फोकस करता था। ग्रामर या फिर वो सब भी बेसिक आपको करना है, लेकिन मेन जो मेरे को लगता है कि मेंस में आपको रीडिंग ही काम आता है। और मॉक जितना आप लगाओगे, और मॉक में जो आपसे गलती हो रही है उसको आप एक जगह लिख लो कि इस क्वेश्चन में ये गलती मेरे से हुआ था, और उस नोट्स को आप रिवाइज करो, गलती के नोट्स, तो उससे आप इम्प्रूव कर सकते हो इंग्लिश। आई थिंक ये चीज मैंने कई बार बताई भी है स्ट्रेटजी वीडियो में, जो गलतियां हो सर रही हैं बहुत उससे सारा एक। मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो आपके वीडियो से ही मैं देखता था, सारा चीज। ओके, ओके। क्योंकि जब आप बता रहे हो तो मुझे याद आ रहा है कि ये चीज मैंने बताया है अपने वीडियोस के अंदर, तो आप उसे फॉलो कर रहे हो, हाँ जी दैट्स सर, वेरी मैं ग्रेट। आपको बहुत रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ, मतलब, तो इसलिए आपसे बहुत ज्यादा मिलता भी है मेरा स्ट्रेटेजी से। कब से फॉलो कर रहे हो? सर आपको सर लास्ट ईयर अप्रैल से, एग्जैक्ट तो याद नहीं, अप्रैल मई से मैं कर रहा हाँ, मैं देखा हमेशा, अक्सर आपके जितने भी वीडियोज आए उस पर आपके कमेंट वगैरह होते थे। लाइव क्लासेस आप शायद कम करते थे, रिकॉर्डिंग ज्यादा देखते थे, क्योंकि कमेंट आपके बाद में आते थे। और आई हूँ। थिंक हाँ मुझे सर। याद है जब मैं अन अकेडमी पढ़ा रहा था, वहां भी आप कंटिन्यूअस हर एक लाइव क्लास अटेंड करते थे, मॉक्स, मेंस के सीरीज हाँ एंड सर। ऑल सब फॉलो कर रहे थे। तो क्या उससे कुछ हेल्प हुआ आपका कि नहीं हुआ? जी सर, हेल्प बहुत होता है, क्योंकि जब आप लाइव क्लास करते हो और आप जो लाइव क्लास में डाउट भी लेते हो, सबका चैट भी पढ़ते हो, तो एक इंटरेक्टिव सा लगता है, क्लास इंटरेक्टिव है। ऑनलाइन का जो एक बैरियर है कि कम्युनिकेशन अच्छा से नहीं हो पाता है, तो अगर टीचर चैट पढ़ता है तो बहुत अच्छा लगता है क्लास करने में भी। तो आपके क्लास से बहुत हेल्प होता था उसके वजह से। तो अब तो क्वांट पे ही आ रहे हैं, तो क्वांट के बारे में बताओ फटाफट से, कैसे कैसे शुरुआत किया, कैसे कैसे किया, फटाफट से। सर क्वांट के लिए तो सर मैंने बहुत सारे टीचर्स को फॉलो किया है।
लाइक आपको आपका भी मैंने क्लासेस देखा है। एक हर्षल सर है, उनका भी किया है, यशराज सर है, उनका भी किया था। तो बहुत जहाँ पे ऑनलाइन फ्री मिल रहा था क्वांट का, जो अच्छा पढ़ा रहे थे, क्वालिटी अच्छा था, जिनका एग्जाम रिलेवेंट था, मैंने सबका किया और मॉक लगाता था। जी सर। ओके। तो जनरली देखा जाता है कि सभी मैक्सिमम लोगों का क्वांट काफी वीक होता है। वीक कहने का मतलब उस पर जरा यस। फोकस करते नहीं है। और तो इसके पीछे क्या रीजंस होता है? जैसे कि आप बता रहे हो कि मैंने तीन टीचर आपने नाम लिया, एक मेरा और बाकी दो सर का, जो आई थिंक ऑल थ्री आर ब्रिलियंट टीचर। तो क्या आपको लगता है कि इन सबका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपने सही तरीके से फॉलो किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था? सर दोनों ही बात है। टीचर्स का भी रोल है, और स्टूडेंट जैसे मैं अच्छे से फॉलो कर रहा था। आपकी क्लासेज में रिकॉर्डिंग तो देखता ही था, सारी क्लासेज देखता था, कुछ भी छोड़ता नहीं था। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्लस हमें अपना भी खुद भी बनाना है कि स्ट्रेटजी अपना कैसा होना चाहिए, एग्जाम में हम कैसे अप्रोच करेंगे। और जो भी वीक टॉपिक्स हैं उनको सर इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में परमुटेशन कम्बिनेशन छोड़ दिया था, तो उसको मैंने बाद में किया। प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया था, तो उससे एसबीआई पीओ में डीआई आया था, तो मैंने कर लिया था बाद में कॉन्सेप्ट उसका। तो वहां से मेरा एसबीआई पीओ इंटरव्यू तक मैं पहुंच पाया वहां से। तो कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं। हो सकता है यस इजी यस क्वेश्चन आ जाए तो आपको हेल्प मिलेगा उससे। यस यस, दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सत्य ने जो बताया है कि कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। बिकॉज दीज आर कम्पिटिटिव एग्जाम्स वेरी डायनामिक इन नेचर। किस एग्जाम में आपके कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे, किस टॉपिक के क्वेश्चन कम आ जाएंगे, आपको नहीं पता होता है। और अगर आप सोचते हो कि हम अर्थमेटिक करके जा रहे हैं या फिर बाकी चीज कोई एक पोर्शन करके जा रहे हैं उससे एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये काफी मुश्किल हो जाता है करना, क्योंकि आपको पता नहीं है और इसका कोई पैटर्न नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आपको पता होगा कि इस टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इस टॉपिक से 30 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। उसका उसका मन करेगा वो टॉपिक डाल देगा जो आपने नहीं पढ़ा है, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन। इसीलिए जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो फुल पोटेंशियल पे करो, हर एक चीज कवर करो, जो भी चीज आपको पता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और खासकर ऐसे टॉपिक जिसमें आप वीक हो, लाइक मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स आर वीक इन मेंसुरेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम। और अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं इससे बन के आते हैं हर एक मेंस एग्जाम में, एसबीआई हो, आरआरबी हो या फिर आईपीएस पीओ क्यों ना हो। और साथ ही साथ जो अदर टॉपिक्स हैं जो जिसे लोग बोलते हैं फ्रिंज टॉपिक्स, अब लोग पहले कहते हैं फ्रिंज टॉपिक्स है इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और नेक्स्ट तो आप बताना थोड़ा सा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में जो पुराने क्वेश्चंस होते थे जहाँ पे नॉर्मली आराम से सॉल्व हो जाए थे, लेकिन आजकल जो नए ट्रेंड के क्वेश्चन आ रहे हैं इसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? सर जैसे अब अरिथमेटिक का है कि वेरिएबल उसमें घुसा देता है, एक्स वाई घुसा दिया, तो उसमें डर भी लगता है देखने में कि यार बनेगा कि नहीं बनेगा ये। एग्जाम में तो एकदम डर ही लगता है, मेरे को तो लगता था ये चीज। मैं तो बहुत बार स्किप भी कर देता था। तो उसका बहुत ज्यादा आपको रिगरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर में ही, कि आप एकदम टफ लेवल पे जाके प्रैक्टिस करो, इजी मत करो। टफ पे एकदम करो कि अगर एग्जाम में कैसा भी आए तो आप उसको डील कर लो। और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस रहता था मेरा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप बना ही लोगे। तो वो रहता था। और वेरी और, गुड। और क्या है कि अरिथमेट हाँ सर, अरिथमेटिक का मतलब उसमें वैरायटी भी कर दिया गया, क्योंकि डीएस में घुसा दे रहा है उसको, क्वांटिटी कंपैरिजन में घुसा दे रहा है। तो उस तरह से आपको पूरा करना पड़ेगा। बेसिक बहुत सही आपने बताया। अर्थमेटिक इज अ किंग। किंग क्यों है? क्योंकि वो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जहां मन करेगा उसमें चला जाएगा। वो मन करेगा डीआई में आ जाएगा, लॉजिकल डीआई में आ जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट को यूज कर लेगा, नंबर सिस्टम यूज कर लेगा, डीएस में यूज कर लेगा। हर एक जगह वो यूज कर सकता है खुद को। तो अर्थमेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आने वाले जो एग्जाम होंगे इस ईयर में उसमें आपको अर्थमेटिक का पोर्शन और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक की या फिर बैंक एग्जाम्स की, तो अर्थमेटिक पे फोकस अच्छे से कीजिएगा और हाई लेवल को सॉल्व जरूर से कीजिएगा। और एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैं अक्सर लाता हूँ हर एक एग्जाम से पहले स्ट्रैटेजी वीडियो, लाइक आईपीएस पीओ मेंस की स्ट्रैटेजी, जो कि आई थिंक मोस्ट पॉपुलर वीडियोज रहती है, जिसमें मैं बताता हूँ हर एक चीज के बाद, हर एक सेक्शन के बाद इतना डिटेल में बताता हूँ जो कि जनरली कोई बताता नहीं है। तो क्या वो सच में हेल्प करती है? क्या आपने उस स्ट्रैटेजी का यूज किया था या फिर आपका खुद का स्ट्रैटेजी होता था, वही आप बनाते थे उसको फॉलो करते थे?
सर, मैं आपके देखता था स्ट्रेटेजी वीडियोज जो आप बनाते थे। एसबीआई के टाइम में भी आपने बनाया था, आईपीएस के टाइम में भी बनाया था। तो टाइम मैनेजमेंट का जो रहता है, जो आप बताए थे कि पहले इस क्वेश्चन को करो, उसके बाद इसको करो, उससे बहुत मुझे हेल्प हुआ था। और उसको मैं अपने स्ट्रेटेजी में उसको इन्वॉल्व कर लिया था उसको। तो मेरा भी सर, मैंने आपको ही फॉलो किया था उसके लिए भी मैंने आपको ही फॉलो किया था जेन्युइनली, मतलब कि सर जो बता रहे हैं, क्योंकि आपने एग्जाम निकाला है। तो अगर आपने निकाला है, तो अगर आपसे अगर कुछ मेरे को सीखने मिल रहा है और उससे मेरा भी कुछ फायदा है, तो मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता था खुद में। ओके गुड। क्वांट की बहुत सारी बातें हो गई। अब थोड़ा सा आते हैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। डिस्क्रिप्टिव बताना थोड़ा सा। जैसे आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव को भी स्टार्टिंग से करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, कि वहां पे रह जाते हैं काफी लोग। तो आपने इसे कैसे किया था? सर, डिस्क्रिप्टिव के लिए जो आईपीएस या एसबीआई में जो आता है, एक तो आपको लेटर लिखने आएगा, दूसरा एसे आएगा आपको। तो उस एस लेटर का तो फॉर्मेट आप कर लोगे घर से, और उस पे आप प्रैक्टिस कर लो, जैसे मैंने किया था। और एसे में जो करंट में जो टॉपिक आ रहे हैं, जो एकदम एक्सपेक्टेड है कि इससे आ सकता है, तो उसके बारे में पढ़ लेना है। और मैंने भी नोट्स बना लिया था उसका। तो सर, कीबोर्ड जो एग्जाम में मिलता है हमें, वो उतना अच्छा कंडीशन में नहीं रहता है। तो घर से ही प्रैक्टिस करके जाना है। वैसे कीबोर्ड में जैसे जो कम प्राइस में जो कीबोर्ड मिलता है, मैंने खरीद के ले आया था उसको, और उसी में मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसमें। ओके गुड। मैं बता दूं, सत्यम के क्वांट में स्कोर 21 थे, और डिस्क्रिप्टिव में 15.25। आई थिंक गुड स्कोर। जी सर। इसके बाद बात आती है इंटरव्यू की। जैसे कि आपने बताया कि एसबीआई के हम्म। टाइम पे आपने ज्वाइन किया था, और आईपीएस पीओ के लिए इंटरव्यू के लिए, या फिर एसबीआई के लिए इंटरव्यू, आपने कैसे तैयारी की, क्या प्रोसेस था आपका, उसके बारे में बताइए अच्छे तरीके से। सर, इंटरव्यू मैंने पहले दे रखा था आईडीबीआई जैम का और एसबीआई का। तो वहां से बहुत कुछ मुझे अपने अंदर जो मेरा वीकनेस है वो समझ में आ गया था, तो उस पर मैंने वर्क किया था। और जो एसबीआई के टाइम मैंने मैंने जो प्रिपेयर किया था, वही मुझे हेल्प किया था आईबीपीएस में भी। जैसे करंट आपको करंट अफेयर्स मैंने किया था, अपना जो मेरा प्रोफाइल है, होम टाउन है, मेरा जो ग्रेजुएशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसको मैंने कर लिया था अच्छे से। और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से पूछे गए थे वो। जिसमें मैंने बताया भी था कि प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे। हाँ सर, बिल्कुल। मेरा मैंने आपको 3 मॉक इंटरव्यू भी दिया था, तो तीनों का बहुत हेल्प मिला मुझे, क्योंकि आपने तीनों मॉक में अलग अलग क्वेश्चन पूछे। जो पहला में पूछा, उसको सेकंड में आपने कुछ अलग पूछा, तो उससे मुझे बहुत डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन के बारे में पता चला कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे। तो उसको मैंने प्रिपेयर कर लिया था। गुड। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंटरव्यू में, जैसे आपने बताया था कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन बिहार, सडनली चेंज हो जाते हैं गवर्नमेंट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसका आंसर जो आपने किया था वो क्या क्या था, बताना थोड़ा सा एक बार। सर, मैंने उसका क्वेश्चन बहुत ही न्यूट्रल वे में किया था कि जो ये जो होता है कि किसका गवर्नमेंट बनेगा, या पार्टी किनके साथ कोalition में रहेंगी, ये उनका खुद का डिसीजन है ना। तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं एज अ वोटर। तो मैंने ऐसे न्यूट्रल में वे में कहा था कि सर, जो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में भी पड़ता है। उन्होंने मुझसे पूछा था इकोनॉमी में क्या पड़ेगा, तो मैंने इकोनॉमी में तो सर पड़ेगा, लेकिन पार्टीज का डिसीजन है, तो हम लोग को वेट करना चाहिए क्या होता है फ्यूचर में। बहुत ही न्यूट्रल मैंने रहा था। यस, आपका आंसर मुझे सही लगा था। आपने जो मुझे बताया था, ये बताया कि डेफिनेटली इम्पैक्ट तो पड़ता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट स्टेबल होती है तो अच्छे से काम कर पाती है, उनके जो प्लान्स हैं, स्कीम्स हैं, उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाती है। और जब स्टेबल नहीं होती है तो ये चीज़ प्रोसेस काफी स्लो हो जाता है। बट वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर द हाँ इकोनॉमी। सर, मैंने आपको सर टेलीग्राम में मैसेज किया था उस टाइम। हाँ, मुझे याद है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू पूछे जाते हैं, तो क्या आप ऐसा मानते हो कि अगर आप प्रिपरेशन करके जाते हो इस तरीके से, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि कई लोगों का मानना होता है इंटरव्यू इज ऑल अबाउट फेट लक। आप जाओ, उनका मूड होगा नंबर देंगे, नहीं मन होगा नहीं देंगे। तो आपका क्या मानना, प्रिपरेशन करना चाहिए इंटरव्यू या नहीं करना चाहिए? सर, लक का जहाँ तक बात है, वो एक फैक्टर तो रहता ही है, हर टाइम रहेगा। वो प्री में भी रहता है, मेंस में भी रहता है, इंटरव्यू में भी रहेगा। लेकिन हमें अपने तरफ से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब अगर आप प्रिपेयर करते हो, तो आपका जो लक फैक्टर है ना, वो इंक्रीज ही हो जाता है। वो इंक्रीज होता है जब हम हार्डवर्क करते हैं।
तो प्रिपेयर करके जाना चाहिए, जो भी आपको सोर्स लग रहा है कि अच्छा सोर्स है यहाँ से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, तो आप करके जाओ। ओके, गुड। बहुत अच्छा आपने बताया। नाउ लास्ट वन मोर थिंग, मॉक के में तो बताना कौन से मॉक यूज करे थे आप प्रैक्टिस के लिए। सर मॉक के लिए मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म को देखा है। ऑलीबोर्ड से मैंने किया था, प्रैक्टिस मॉक से किया था, और फ्री मॉक जहाँ भी मिलते थे वो मैं लगा लेता था। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लाइव मॉक चल रहे होते हैं, ऑल इंडिया लाइव मॉक हाँ डिफरेंट सर। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, वो आप लगाते थे। हाँ सर, वही फ्री मॉक में से लाइव मॉक भी था, तो मैं लाइव मॉक लगाता था, वहां पे देखता था कि मेरा क्या लाइव परफॉर्मेंस क्या चल रहा है मेरा, और कोशिश करता था कि 90 परसेंटाइल के ऊपर ही रहे मेरा जो स्कोर है। अच्छा, कभी 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 ऐसा भी होता होगा कि अच्छे से स्कोर नहीं आते होंगे, हाँ तो सर। फिर क्या करते थे। सर अच्छे से स्कोर नहीं आ रहा था सर, मैं देखता था कि कहाँ मेरा वीक रह गया। मेनली सर प्री में स्पीड ही फैक्टर रहता है आपका, तो मैं स्पीड के लिए सेक्शनल मार्क लगाता था। और जो वीक टॉपिक है, जैसे मेरा कैलकुलेशन में बहुत गलती होता था, तो कैलकुलेशन के लिए मैंने मोबाइल में कुछ ऐप्स डाउनलोड करके रखे हुए थे, तो उससे मैं प्रैक्टिस करता था कैलकुलेशन की। कौन से ऐप थे, ऐप का नाम बताना। सर अभी याद तो नहीं आ रहा है, देख के ओके, बताता ओके, ओके, कोई बात नहीं। आप कमेंट कर देना, क्योंकि बाकी हूँ। लोग भी खोजेंगे इस ऐप के बारे में, कौन सी ऐप के बारे में बात कर रहे हो आप। ओके। तो वीडियो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। लास्ट थिंग आई वांट टू नो अबाउट द सोशल मीडिया एंड डिस्ट्रैक्शंस, हाउ यू अवॉइडेड ऑल these थिंग्स। सर मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव तो रहता नहीं हूँ, लेकिन कभी कदार जैसे यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लेना, या फिर फेसबुक पे आईडी था मेरा, तो उसमें मैं चलाता था उसको, तो उसको मैंने बहुत बंद कर दिया था। मैंने इंस्टाग्राम अपना अनइंस्टॉल करके रखा हुआ था। तो सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि हम थोड़े टाइम के लिए उठाते हैं उसको, कि चलो इंस्टाग्राम थोड़े टाइम के लिए चला लेंगे, लेकिन वो 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है उसमें। तो यस, उसको कंट्रोल करना वेरी पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम टॉपर ये बताते हैं कि प्रिपरेशन से पहले उन्होंने सोशल मीडिया क्विट कर दिया था, इंस्टॉल कर दिया था, या फिर यूज नहीं करते थे, या फिर बहुत कम टाइम के यूज करते थे। और ये बहुत जरूरी है, फोकस्ड होना अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव पे फोकस रहोगे तभी आप अच्छे से कर पाते हो। डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में है, डिपेंड इस पे करता है आप उसे कैसे ले रहे हो, इतना अच्छे से अवॉइड कर पा रहे हो। तो नेक्स्ट गोल आपका क्या है। बिल्कुल सर, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं आगे के बारे में। अभी तो मैं ज्वाइनिंग लूंगा और जॉब के बारे में सीखूंगा कि कैसे बैंकिंग में एक अच्छा करियर बना सकते हैं हम लोग, और जो बेसिक है बैंकिंग की, जो प्रैक्टिकल बैंकिंग होता है, अभी तो मेरा प्लान वही है सर। ओके, गुड। जैसे अच्छा, मुझे जहाँ पता आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, फाइनेंस वगैरह आपने पढ़ रखा है, काफी लोगों का मानना होता है कि इससे काफी डीप क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में। और इसका, अगर आप उस बैकग्राउंड से जा रहे हो, इसका एक बेनिफिट मिलता है। क्या आपको ऐसा फील हुआ, ऐसा कुछ कि आपको बेनिफिट मिला है, या फिर ऐसा कुछ इंटरव्यू में। सर बेनिफिट तो मैं नहीं समझता हूँ कुछ खास मिलेगा आपको इंटरव्यू में, क्योंकि एक बेनिफिट आपको ये मिल सकता है कि आपको क्वेश्चन पहले से पता रहता है। कॉमर्स से आपको क्वेश्चन पूछेंगे ही, तो आप उसको पढ़ लो कि जो भी 11 12 का बेसिक है। जैसे कॉमर्स में अकाउंटिंग रेशियोज, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, और जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स है अकाउंटिंग के, तो उससे क्वेश्चन पूछे गए थे मुझे भी, तो वो मैंने प्रिपेयर कर लिया था। और ज़्यादा ओके, डीप में नहीं जाते वो लोग। ओके, ओके। तो ओवरऑल आपके स्कोर कितने थे। मतलब मेंस और इंटरव्यू मिला के। नहीं, मेंस, ओनली सर मेंस। सर मेंस में मेरा सर 81.5 था। आई थिंक 18.5 ज्यादा थे आपके स्कोर कट ऑफ से। हाँ सर। गुड। हम्म। तो ये जो आप लीड लेते हो 18 मार्क्स की, 20 मार्क्स की, दैट्स द मेन रीजन ऑफ सिलेक्शन, है ना। हाँ सर तो वही है। हमेशा टारगेट वैसे ही करना चाहिए। बड़ा टारगेट करोगे, अचीव कर पाओगे, छोटा करोगे कट ऑफ से नीचे रह जाओगे। दैट इज सिंपल थ्योरी। लास्ट थिंग, आप जो आपको देख रहे हैं अभी एस्पिरेंट्स जो अब शुरू करेंगे तैयारी, आपको मानेंगे अपना रोल मॉडल, तो उनके लिए क्या आप चाहोगे मैसेज छोड़ना, जो कि एक लास्ट मैसेज, क्रिस्प मैसेज। सर मैं यही बोलना चाहूंगा, जो भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, कि प्री मेंस को साथ में लेके चलना है नोटिफिकेशन के टाइम पे ही। और जो भी सब्जेक्ट है सभी को अच्छे से करना है, एक साथ लेके करना है सभी को। ये नहीं कि मेंस के बाद, मेंस का जब आएगा एडमिट कार्ड, उसके बाद हम जीए पढ़ेंगे, तो क्योंकि उस टाइम इतना टाइम रहता नहीं हमारे पास। और सेकंड चीज है सर कि मॉक लगाते रहना है, और जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उन पे पूरा ट्रस्ट करना है आपको। बस ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को
के पैटर्न पे आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन करना है। तो ध्यान से सुना है तुम की बातों को, और जो भी मैंने बताया है उससे एक जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको एक्सट्रैक्ट करना, और अपने प्रिपरेशन में अपनी स्ट्रेटजी में उसे ऐड करना। आप भी जब प्रिपरेशन करोगे, जो दिक्कत आएंगी वो सत्य ने जो बताया है वो शायद आपके साथ भी आएंगी। तो आप अगर अभी से करते हो चीज फॉलो, तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आने वाली हैं उसे आप पहले समझ पाओगे, और डेफिनेटली आप सिलेक्शन जल्दी ले पाओगे। दैट द सिंपल थिंग दैट वी वांट टू एक्सप्रेस विद आवर ऑल दीज वीडियोस। जो भी हम लोग टॉपर से बात कर रहे होते हैं उसका मकसद एक ही होता है, ताकि आप लोगों को जो तैयारी अब शुरू कर रहे हैं या पहले पहले से करते ही आज जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो इन चीज़ों को समझ पाएं और अच्छे तैयारी कर पाएं। यस सर, एंड सर थैंक यू सो मच कि आपसे मेरा जो भी आपने गाइड किया मुझे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम, आपको जब भी मैं मैसेज करता हूँ आप तुरंत रिप्लाई कर देते हो, तो उसके लिए आपको थैंक यू। तो करते हैं सेशन का एंड यहीं पे। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे नए टॉपर्स के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ चाहते हैं पूछना, कुछ डाउट्स आपके सत्यम से या मुझसे, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सत्यम विल रिप्लाई आई थिंक, और मैं भी रिप्लाई करूंगा ही। तो बस यही है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।